दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था समानता का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में दिए गए हमारे मौलिक अधिकारों में से पहला मौलिक अधिकार था समानता का अधिकार। आज हम बात करेंगे अपने दूसरे अधिकार के बारे में। हमारा दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से 22 के बीच विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। दोस्तों, संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बारे में है। अनुच्छेद 19 कुल 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं को प्रत्यभूत करता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 21 को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अंतः स्थापित कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। उपयुक्त स्वतंत्रताएं मूल अधिकारों की आधार स्तंभ हैं। इनमें अनुच्छेद 19(1) द्वारा प्रदत्त या प्रदान की गई 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं का स्थान सर्वप्रमुख है। अनुच्छेद 19(1) द्वारा हमें प्रदान की गई निम्नलिखित अधिकार ये है। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता। पांचवा है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता। छठा है कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। दोस्तों, प्रारंभ में अनुच्छेद 19(1) में कुल 7 स्वतंत्रताएं थी। अनुच्छेद 19(1)(4) में उपबंधित संपत्ति के अर्जन, धारण और बेन के अधिकार की स्वतंत्रता को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरासित कर दिया गया। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं, किसी विदेशी के लिए नहीं। नागरिक से तात्पर्य नैसर्गिक व्यक्ति से है। अतः विधिक व्यक्ति यथा कंपनी, निगम आदि को यह अधिकार उपलब्ध नहीं है, किंतु कंपनी के अंशधारी इस अधिकार का दावा कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 के 2 भाग हैं। अनुच्छेद 19(1) का से 6 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है तथा अनुच्छेद 19 का खंड 2 से 6 इन मूल अधिकारों पर आरोपित निर्बंध के बारे में है। ये निर्बंधन विशिष्ट अधिकार से संबंध हैं, यथा अनुच्छेद 19(1) का अनुच्छेद 19(2) के साथ पाठनीय है। अब हम बात करेंगे पहले के बारे में, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) का भारत के सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है अपने विचारों एवं दृष्टिकोण को व्यक्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) का में प्रयुक्त अभिव्यक्ति शब्द इसके क्षेत्र को बहुत व्यापक कर देता है। विचारों को व्यक्त करने के जितने भी साधन हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं। विभिन्न न्यायिक निर्णयों द्वारा निम्नलिखित को अनुच्छेद 19(1) का से अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार माना गया है, यथा 1 प्रेस की स्वतंत्रता, 2 राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, 3 वाणिज्यिक भाषण विज्ञापन की स्वतंत्रता, 4 है जानने का अधिकार, 5वां है मतदाता को सूचना का अधिकार। उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड, दंडादेश, संपत्ति, देनदारी तथा शैक्षणिक योग्यता के संबंध में। 6 है चुप रहने का अधिकार। राष्ट्रगान का मामला, इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। 7वां है सूचनाओं तथा समाचारों को साक्षात्कार आदि से जानने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता में आती है। 8वां है विदेश जाने का अधिकार। 9वां है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन, रेडियो आदि द्वारा किसी घटना का आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार। 10वां है प्रदर्शन या धरना, किंतु
तभी तक जब तक कि वह हिंसात्मक या उच्च श्रृंखल नहीं है। 11वां है पूर्व अवरोध। 12वां है हड़ताल एवं बंद का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत कोई मूल अधिकार नहीं है, अतः बंद का आह्वान एवं आयोजन असंवैधानिक है। अनुच्छेद 19(1) का अनुच्छेद 19(2) के साथ पाठनीय है। अनुच्छेद 19(2) में उन आधारों का उल्लेख किया गया है जिन पर राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन लगा सकती है। ये आधार अधोलिखित हैं, यथा पहला है भारत की प्रभुता एवं अखंडता, दूसरा है राज्य की सुरक्षा, तीसरा है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, चौथा है लोक व्यवस्था, पांचवा है शिष्टाचार एवं सदाचार के हित में, छठा है न्यायालय का अवमान, सातवां है मानहानि तथा आठवां है अपराध उद्दीपन के संबंध में। उपयुक्त आधार निषेधकारी है, अतः राज्य केवल उन्हीं आधारों पर निर्बंधन लगा सकता है, किसी अन्य आधार पर नहीं। दूसरा हमारा था सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। दोस्तों, अनुच्छेद 19(1) खा भारत के सभी नागरिकों को यह स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन कर सकते हैं। वस्तुतः यह स्वतंत्रता वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही अंग है। इसमें सार्वजनिक सम्मेलन बुलाने, सभा करने तथा जुलूस निकालने का अधिकार भी शामिल है, किंतु यह अधिकार भी अत्यंतिक नहीं है। अनुच्छेद 19(3) के अंतर्गत इस अधिकार पर निम्न 2 आधारों पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, यथा पहला है भारत की प्रभुता या अखंडता, अथवा दूसरा है लोक व्यवस्था के हित में। अब तीसरे की बात करेंगे, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। हमारा तीसरा स्वतंत्रता है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। दोस्तों, इसमें अनुच्छेद 19(1) गा द्वारा नागरिकों को संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है क्योंकि यह संसदीय लोकतंत्र का आधार है। इसके तहत ही राजनीतिक दलों, श्रमिक संघों, कंपनी, सोसाइटी, साझेदारी आदि का गठन किया जाता है। संगठन बनाने के अधिकार में संस्था अथवा संगठन बनाए या न बनाए, उसको चालू रखने या न रखने तथा उसमें शामिल होने या न होने का अधिकार भी शामिल है, परंतु यह अधिकार भी पूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 19(4) के अनुसार निम्न 3 आधारों पर इस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। पहला है भारत की प्रभुता एवं अखंडता, दूसरा है लोक व्यवस्था, तीसरा है सदाचार के हित में। दोस्तों, अब हम अपने चौथे स्वतंत्रता अधिकार के बारे में बात करेंगे, जो है संचरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मूव। अनुच्छेद 19(1) घ समस्त भारतीय नागरिकों को भारत में अबाध संचरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस प्रकार संपूर्ण भारत नागरिकों के लिए एक इकाई की तरह है। अनुच्छेद 19(5) के अंतर्गत राज्य निम्न 2 आधारों पर इस अधिकार पर निर्बंधन लगा सकता है। पहला है साधारण जनता के हित में तथा दूसरा है किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। हमारा 5वां स्वतंत्रता अधिकार है निवास की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) अंगा द्वारा नागरिकों को भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। इसके लिए उसे किसी पूर्व अनुमानित की आवश्यकता नहीं है, किंतु राज्य द्वारा अनुच्छेद 19(5) के अंतर्गत निम्न 2 आधारों पर इस अधिकार पर निर्बंधन आरोपित किया जा सकता है। पहला है साधारण जनता के हित में, दूसरा है किसी अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण के लिए। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर राज्य इसका अपवाद है। भारत के किसी अन्य राज्य के निवासी इस राज्य में न तो कोई अचल संपत्ति क्रय कर सकते हैं और न ही अस्थायी रूप से निवास कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा 6वां स्वतंत्रता का अधिकार है उपजीविका आदि की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) छ द्वारा भारत के सभी नागरिकों को अपनी इच्छानुसार कोई भी वित्तीय उपजीविका, व्यापार अथवा कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। व्यापार करने के अधिकार में व्यापार को बंद कर देने का अधिकार भी शामिल है, किंतु यह अधिकार भी अत्यंतिक नहीं है। राज्य द्वारा साधारण जनता के हित में इस अधिकार पर
प्रतिबंध लगाया जा सकता है तथा राज्य द्वारा कोई ऐसी विधि भी बनाई जा सकती है जो किसी वित्तीय आजीविका कारोबार या व्यापार के लिए आवश्यक वित्तीय या तकनीकी योग्यता विहित करती है अथवा किसी व्यापार कारोबार उद्योग या सेवा को राज्य द्वारा या राज्य के अधीन किसी निगम द्वारा चलाए जाने तथा नागरिकों के पूर्णता या भागता अपवर्जन का उपबंध करती है। ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2004 यस्सी के वाद में ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में अंडा बेचने पर राज्य द्वारा लगाया गया प्रतिबंध साधारण जनता के हित में युक्तिसंगत माना गया क्योंकि वह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र है। शोधान सिंह बनाम नई दिल्ली नगर पालिका कमेटी 1989 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सड़क के किनारे फुटपाथ पर व्यापार करना अनुच्छेद 19(1)(6) के तहत एक मूल अधिकार है। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को जिन पर किसी अपराध को करने का आरोप लगाया गया है निम्नलिखित 3 प्रकार का संरक्षण प्रदान किया गया है। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण अनुच्छेद 20(1)। दूसरा है दोहरे दंड से संरक्षण अनुच्छेद 20(2)। तीसरा है आत्म अभिशंसन से संरक्षण अनुच्छेद 20(3). कार्योत्तर विधि से तात्पर्य ऐसी विधि से है जो किसी कार्य को करने पश्चात बनाई गई है तथा उस कार्य को अपराध घोषित करती है यद्यपि वह कार्य उस समय अपराध नहीं था जब वह किया गया था। अनुच्छेद 20(1) कार्योत्तर दंडिक विधियों से संरक्षण प्रदान करता है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी सिद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो उस कार्य को करते समय लागू किसी विधि के अधीन अपराध है। अर्थात कोई व्यक्ति केवल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का अतिक्रमण करने पर ही दोषी सिद्ध किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह स्पष्ट है कि विधानमंडल को भूतलक्षी का या कार्योत्तर दंडिक विधि बनाने से निषिद्ध किया गया है। अतः कोई ऐसा कार्य जो उसे किए जाते समय निर्दोष है पश्चातवर्ती विधि द्वारा अपराध घोषित नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कोई दंडिक विधि भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं की जा सकती यदि यही नियम दंड की मात्रा में वृद्धि करने वाली विधि पर भी लागू होता है। अतः कोई व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया है उस समय उस अपराध के लिए विहित दंड का भागी होगा, न कि पश्चातवर्ती विधि द्वारा वर्धित दंड का, क्योंकि कोई विधि दंड की मात्रा को इस प्रकार नहीं बढ़ा सकती कि बढ़ा हुआ दंड पूर्ववर्ती अपराधों पर लागू हो, परंतु दंड को कम करने वाली विधि पूर्ववर्ती अपराधों पर लागू की जा सकती है। इस प्रकार सिविल तथा कर संबंधी विधियां भी भूतलक्षी प्रभाव से लागू की जा सकती हैं। अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ध्यातव्य है अभियुक्ति को अभियोजित और दंडित दोनों होना चाहिए। यदि अभियोजन के फलस्वरूप कोई दंड नहीं दिया गया हो तो अनुच्छेद 20(2) लागू नहीं होगा। यह अंग्रेजी विधि के सिद्धांत पर आधारित है। इसे दोहरे जोखिम या दोहरा संकट का सिद्धांत कहते हैं। ध्यातव्य है कि दोहरे दंड से संरक्षण न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के समकक्ष की कार्यवाही पर ही पर्याप्त होता है, विभागीय अनुशासनिक और अन्य कार्यवाहियों पर नहीं। अनुच्छेद 20(3) आत्म अभिशंसन के सिद्धांत से संबंधित है, जिसके अनुसार किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 20(3) केवल दबावपूर्ण साक्ष्य देने को वर्जित करता है। यदि अभियुक्त स्वेच्छा से साक्ष्य देता है तो वह वर्जित नहीं है। अनुच्छेद 20(3) का संरक्षण केवल किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को ही प्राप्त है। ये भी सिविल कार्रवाइयों में लागू नहीं होता है। अगला, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता।
इसके अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार सभी मौलिक अधिकारों में सर्वश्रेष्ठ है। अनुच्छेद 21 द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात कोई व्यक्ति अपने प्राण तथा शारीरिक स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जाएगा जबकि उसके लिए कोई विधिक उपबंध हो। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः इसका संरक्षण नागरिक एवं विदेशी अनागरिक सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। इसी प्रकार का संरक्षण अमेरिका संविधान के अंतर्गत 5वें तथा 14वें संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। 5वें संशोधन के अनुसार कोई भी व्यक्ति समयक विधि प्रक्रिया के बिना अपनी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। दोस्तों, जो किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती है, उचित, ऋजु और एकतायुक्त अर्थात प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप होनी चाहिए। अब भारतीय संविधान तथा अमेरिकी संविधान द्वारा प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता लगभग समरूप हैं, अतः वर्तमान स्थिति के अनुसार अनुच्छेद 21 विधिक तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने वाली विधि में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। पहला, विधि में प्रक्रिया विहित होनी चाहिए। दूसरा, प्रक्रिया ऋजु, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त होना चाहिए। तीसरा, विधि अनुच्छेद 14 तथा 19 के अनुरूप होना चाहिए। मेनका गांधी के निर्णय के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का उदार निर्वचन आरंभ किया और इसके अंतर्गत उन सभी बातों को शामिल कर लिया जो जीवन को जीने योग्य बनाती हैं। इस प्रकार इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त सभी स्वतंत्रताएं तथा ऐसी अन्य दैहिक स्वतंत्रताएं जो अनुच्छेद 19 में सम्मिलित नहीं है आ जाती हैं। विदेश जाने का अधिकार। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के वाद में विदेश भ्रमण का अधिकार एक मूल अधिकार घोषित किया गया तथा कहा गया कि प्राण का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है, वरन इसमें मानव गरिमा को बनाए रखते हुए जीने का अधिकार है। अतः दैहिक स्वतंत्रता में संचरण की स्वतंत्रता, राइट ऑफ लोकोमोशन अर्थात इच्छानुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने की स्वतंत्रता शामिल है। एकांतता के अधिकार। राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य 1944 यसी। जीविकोपार्जन का अधिकार। ओलेगा तेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। सड़क पर व्यापार करना अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार नहीं है, बल्कि यह अनुच्छेद 19(1) छा के अधीन एक मूल अधिकार है। शिक्षा पाने का अधिकार। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। निःशुल्क विधिक सहायता। MM हास्काट बनाम महाराष्ट्र 1978। चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार। परमानंद काटरा बनाम भारत संघ 1989 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सरकारी तथा प्राइवेट दोनों प्रकार के अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों पर अनुच्छेद 21 के अधीन यह कर्तव्य आरोपित किया गया कि वह घायल व्यक्ति को शीघ्र चिकित्सीय सहायता प्रदान करे तथा विधिक प्रक्रिया अर्थात पुलिस कार्रवाई की प्रतीक्षा किए बिना घायल व्यक्ति के प्राण की रक्षा करे। अगला है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा मनुष्य के लिए नितांत आवश्यक है, किंतु आरंभ में संविधान में शिक्षा को मूल अधिकार के अंतर्गत स्थान नहीं दिया गया है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने मोहिनी जैन के मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया था। इस कमी को दूर करते हुए संसद ने 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया। अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। ध्यातव्य है कि इस अधिकार को 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी लागू किया गया है। 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 के स्थान पर नया अनुच्छेद स्थापित कर राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि वह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख
तथा शिक्षा देने का प्रयास करेगा। साथ ही इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद स्थापित कर राज्यों को यह निर्देश दिया गया कि वह 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों की देखरेख तथा शिक्षा देने का प्रयास करेगा। अगला है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22। दोस्तों, अनुच्छेद 22 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 21 का पूरक है। अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, किंतु उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 उन प्रक्रियात्मक शर्तों को उल्लेख करता है जिसका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अर्थात विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि में होना आवश्यक है। अतः जब कोई व्यक्ति अनुच्छेद 21 के अनुसार अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाता है, तब उसे अनुच्छेद 22 द्वारा प्रदत्त अधिकार तथा स्वतंत्रताएं उपलब्ध होती हैं। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत 2 प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख किया गया है। पहला है सामान्य दंडिक विधि के अधीन, दूसरा है निवारक निरोध विधि के अधीन। अनुच्छेद 22 का खंड 1 तथा 2 सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तारियों तथा प्रक्रिया के बारे में और खंड 3 से 7 निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तारियों एवं प्रक्रिया के बारे में है। अनुच्छेद 22 का खंड 1 तथा 2 निवारक निरोध के सिवाय सभी प्रकार की गिरफ्तारियों पर लागू होता है। इसके अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। पहला, गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। दूसरा, अपनी रुचि के विधि व्यवसायी अधिवक्ता से परामर्श एवं बचाव का अधिकार। तीसरा, गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। तथा चौथा, मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में निरुद्ध न किए जाने का अधिकार। अनुच्छेद 22(3) के अनुसार उक्त अधिकार निम्नलिखित को उपलब्ध नहीं है। अन्य देशीय शत्रु और निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को। अनुच्छेद 22 खंड 4 से निवारक निरोध के बारे में है। निवारक निरोध कानून लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रतिकूल होने के कारण भारतीय संविधान के अलावा विश्व के अन्य किसी भी जनतांत्रिक संविधान का अंग नहीं है। सामान्यतया विश्व के अन्य देशों में केवल आपातकाल में निवारक निरोध की व्यवस्था लागू की जाती है, किंतु भारतीय संविधान आपात और शांति दोनों समय के लिए निवारक निरोध की व्यवस्था करता है। भारत में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का उद्देश्य समाज विरोधी और देश को खतरा पहुंचाने वाले तत्वों को नियंत्रित करने यह एक निवारणात्मक कार्यवाही है जो किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकती है। इसमें व्यक्ति को सामान्य न्यायिक प्रक्रिया से इतर केवल संदेह के आधार पर अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 22 तथा 22(4) तथा 5 के अंतर्गत निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में निम्न प्रावधान है। पहला है सामान्यतः निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति 3 मास तक निरुद्ध किया जा सकता है। दूसरा है गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा। तथा तीसरा है गिरफ्तारी आदेश के विरुद्ध अभिवेदन का अवसर दिया जाएगा। परंतु निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति निम्न 2 दशाओं में 3 माह से अधिक अवधि तक निरुद्ध किया जा सकता है। पहला, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से गठित सलाहकार बोर्ड की राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण हो। दूसरा, ऐसा व्यक्ति संसद द्वारा इसके बारे में निर्मित विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया हो। अनुच्छेद 22(7) के तहत संसद
निम्न के संबंध में विधि बना सकती है। का कि परिस्थितियों तथा किन मामलों में किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना 3 माह से अधिक अवधि तक निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा। ख निवारक निरोध विधि के अधीन कोई व्यक्ति किन मामलों में कितनी अधिकतम अवधि तक निरुद्ध किया जा सकेगा। तथा ग सलाहकार बोर्ड द्वारा राय देने के लिए की जाने वाली जांच में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी। संसद द्वारा अपनी इस शक्ति के प्रयोग में निम्नलिखित अधिनियम पारित किए गए हैं। पहला है निवारक निरोध अधिनियम 1950 में। इसमें संसद द्वारा पारित यह अधिनियम 31 दिसंबर 1969 तक प्रवर्तन में रहा। इसके अंतर्गत नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी। दूसरा है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। निवारक निरोध अधिनियम के स्थान पर 7 मई 1971 को यह अधिनियम राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा लागू किया गया, जिसे बाद में जून 1971 कानूनी दर्जा प्रदान किया गया। इसके तहत किसी व्यक्ति को परामर्शदाता मंडल के परामर्श के बिना आपातकाल में 21 माह तक नजरबंद किया जा सकता था। 44वें संविधान संशोधन के कारण यह अधिक अप्रैल 1979 में स्वतः समाप्त हो गया। मतलब कि ये अधिकार अप्रैल 1979 में स्वतः स्वयं ही समाप्त हो गया। तीसरा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974। आर्थिक जगत में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का दर्जा प्राप्त है। 19 दिसंबर 1974 से लागू इस अधिनियम के तहत आरंभ में निरोध की अवधि 1 वर्ष थी, किंतु 13 जुलाई 1984 से उसे 2 वर्ष कर दिया गया है। चौथा है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। जनसाधारण में रासुका के नाम से चर्चित इस अधिनियम का जन्म 1980 में एक अध्यादेश द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा पैदा करने वाले या सांप्रदायिकता अथवा जातीय दंगों को प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को निरुद्ध करना था। 1981 में इसे कानूनी दर्जा प्रदान किया गया तथा जून 1984 में इसमें संशोधन कर इसे और कठोर बना दिया गया। पांचवा आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि निरोध अधिनियम 1985। निवारक निरोध कानूनों में यह सबसे कठोर कानून था। देश में आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह अधिनियम 1985 में परिवर्तित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त किसी व्यक्ति को 180 दिनों मतलब कि 6 माह तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता था तथा एक बार दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित कर पुनः अगले 180 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता था। 23 मई 1995 को इस कानून की अवधि समाप्त हो जाने के कारण यह कानून समाप्त हो गया। आतंकवाद निरोधी अधिनियम 2002। देश में आतंकवाद पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 अप्रैल 2002 को टाडा के स्थान पर इस नए आतंकवाद निरोधी अधिनियम पोटा को लागू किया गया था। इसके अधीन किसी भी मामले में दर्ज प्राथमिकी की पुष्टि पुलिस महानिदेशक एवं संबंधित समीक्षा समिति द्वारा क्रमशः 10 दिन एवं 1 माह के भीतर किया जाना आवश्यक था। साथ ही गिरफ्तार अभियुक्तों की सूचना तत्काल परिवार को देने और पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि 30 दिन निर्धारित थी। 21 सितंबर 2004 को केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के जरिए इस अधिनियम को रद्द कर दिया गया। ज्ञातव्य है कि यह अधिनियम 26 मार्च 2002 को संसद के संयुक्त अधिवेशन में पारित किया गया था। 7वां है गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम 2004। यह कानून मूलतः 1967 ईस्वी में बनाया गया था, जिसे 2004 में पोटा के समाप्त हो जाने के पश्चात संशोधन करके अध्यादेश द्वारा 21 सितंबर 2004 को प्रभावी किया गया। इसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है। मुंबई आतंकी हमले 26 नवंबर 08 के पश्चात ऐसी घटनाओं से सशक्त ढंग से निपटने हेतु राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA विधेयक के साथ साथ गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम में भी संशोधन हेतु
विधेयक प्रस्तुत किया गया था। 31 दिसंबर 2008 को राष्ट्रपति के अनुमोदनोपरांत यह कानून प्रभावी हो गया। ध्यातव्य है कि निवारक निरोध विषय को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। अतः भारत में केंद्र और राज्य दोनों को ही निवारक निरोध कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर आदि राज्यों ने पहले ही अपने लिए निवारक निरोध कानून बना रखा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने अपने दूसरे मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी साझा किया। जो दूसरा अधिकार हमारा था स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों, हम आपको अपने तीसरे मौलिक अधिकार दोस्तों हम आप